नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। उमा भारती बेचैन है, छटपटा रही हैं और जो मन में आया बोल रही हैं। बेलगाम बयानबाजी कर रही हैं और अपने बयानों से सत्ता और संगठन को परेशानी में भी डाल रही हैं। शराबबंदी के लिए उमा भारती ने आंदोलन चलाया था, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई, तो उमा भारती शराब नीति के विरोध में लामबंद है और चेतावनी दी है कि उनके सुझावों को शामिल नहीं किया गया तो कुछ भी हो जाएगा। जब इस पर भी कोई हलचल नहीं हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चुनौती दे डाली और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें रायसेन के सोमेश्वर महादेव मंदिर का ताला खोलने से रोका था। ये पहली बार नहीं है जब उमा भारती ने इस तरह तांडव दिखाया है। इसके पहले लालकृष्ण आडवाणी के समक्ष भी उन्होंने इसी तरह से अनुशासनहीनता की थी। अब सवाल ये है कि उमा भारती संगठन के विरोध में क्यों खड़ी हो गई है। क्या वह संगठन में हाशिए पर धकेल दिए जाने से नाराज है या किसी मध्य प्रदेश में किसी महत्वपूर्ण भूमिका की तलाश में है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार सत्ता और संगठन को चुनौती दे रही हैं। कभी वे शराब की दुकान पर पथराव करती हैं, तो कभी शराब नीति में बदलाव को लेकर हनुमान मंदिर में प्रवास करती हैं। इससे पहले उन्होंने रायसेन के किले में स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर का ताला खुलवाने के लिए भी आंदोलन किया था। अब उस आंदोलन के बारे में मीडिया को रहस्योद्घाटन किया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उन्हें ताला खोलने से रोक दिया था। रायसेन में उस दिन ताला टूट गया होता, लेकिन जब मैं ओरछा से सवेरे रायसेन के लिए चली तो मुझे जगत प्रकाश नड्डा जी का फोन आ गया और मुझे शिवराज जी ने भी ओरछा में कहा कि अमित शाह जी का फोन उनको आया कि क्या मसला है, और फिर जगत जी का फोन आ गया। तो दीदी आप थोड़ा धीरज रखो, हम कल्चर डिपार्टमेंट को बोलते हैं वो परमानेंट खोल देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं शर्मिंदा हूँ, लज्जित हूँ, लेकिन मैं गंगा जल छोड़ के चली आऊँ। तो मान गई उस बात के लिए। इस बात में भी मुझे जगत जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ। उमा भारती ने ये भी कहा है कि भाजपा का एक सेक्शन उनके खिलाफ ट्रेंडिंग और ट्रोलिंग कर रहा है। शिवराज सरकार की मुसीबतें बढ़ाने की कोशिश कर रही उमा भारती ने अब सोमेश्वर मंदिर के बारे में जो राज सार्वजनिक कर दिया है, वो एक तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व को भी चुनौती है। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उमा भारती ने लालकृष्ण आडवाणी को मीडिया के सामने चुनौती दी थी। अब उन्होंने भाजपा के एक सेक्शन को आर पार की लड़ाई की चेतावनी दे दी है। आइए जानते हैं इस बारे में कांग्रेस का क्या कहना है। बात स्पष्ट हो चुकी, बार बार उमा भारती जी पिछले कुछ दिनों जिस तरह से अपनी ही पार्टी के नेताओं को बार बार निशाने पर ले रही हैं, कभी शराबबंदी के नाम पर, और आज एक फिर से घटनाक्रम आया रायसेन के शिव मंदिर को लेकर, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का नाम भी ले लिया। इससे साबित होता है कि उमा भारती जी के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह शायद अब बची नहीं है। यही कारण है कि आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक का नाम लेना पड़ा। इससे साबित ये भी होता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा में कानूनी गुटबाजी चरम पर है, और खासकर उमा भारती जिस वर्ग से आती, लोधी वर्ग से, उस वर्ग के प्रति भी भाजपा का रुझान काफी रूखा है। और जिससे साबित होता है, यही जो उमा भारती बार बार जो बयान दे रही है, नाराजगी व्यक्त कर रही है, ये सब साबित करता है कि उमा भारती और शिवराज के बीच में गहरी रार है। उमा भारती के स्वभाव में स्थिरता नहीं है। वह जो आंदोलन हाथ में लेती हैं, उसे अधूरा छोड़ देती हैं। वह गंगा आंदोलन भी बीच में छोड़कर मध्य प्रदेश आ गई थीं। अब शराब नीति के विरोध में आंदोलन चला रही हैं और सरकार को चुनौती दे रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने लोधी समाज के एक कार्यक्रम में लोधियों को अपनी इच्छा से वोट करने को कहा था। उमा भारती में इतनी छटपटाहट क्यों है और वह संगठन से दो हाथ करने पर क्यों आमादा हैं? तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। तो सबसे पहले आप ही के पास, तो दीदी की ये छटपटाहट क्यों? आपको उनकी वापसी के संकेत देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, या उनको ये संकेत मिलने लगा है कि फिलहाल उनका कुछ नहीं हो सकता है? राजनीति है, राजनीति में
सब कुछ जायज है, कोई बहुत ज्यादा मुझे इसमें अतिरिक्त नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, केवल एक चीज अतिरिक्त दिख रही है कि इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करने का अभिप्राय क्या हो सकता है कि आपकी सरकार है, आपकी बात मानी जाती है, आपके कहे अनुसार जो है काम होते हैं, जिनके नाम आप सिफारिश के लिए देते हैं वो माने जाते हैं, काम बताते हैं वो भी माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सारे मामले में जो मतलब तेजी से चलने वाली बात है, ये किसी बड़े राजनीतिक संकेत की ओर इशारा करती है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है जी। जिस प्रकार से आज जगत प्रकाश नड्डा जी का नाम उल्लेखित करने वाली बात सामने आ रही है, इससे भी ये समझ में आता है कि यदि इस मामले में आर पार हो जाए तो आर पार करने की स्थिति आ जाएगी। आर पार पहले भी उमा जी कर चुकी हैं, उसका परिणाम देख चुकी हैं। उन्होंने अलग से एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी और उस राजनीतिक पार्टी में बहुत साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा था कि भाई चलाना बहुत कठिन है राजनीतिक पार्टी। लेकिन तब की परिस्थिति, अब की परिस्थिति, तब का नेतृत्व, अब का नेतृत्व, तब की उमा भारती, अब की उमा भारती, दो जमीन आसमान का अंतर। हाँ, ये काफी अंतर आ गया। उमा जी के जो कैरियर है उसमें भी काफी अंतर आ गया और पहले जो चमक थी, राजनीतिक चमक थी, वो भी खत्म हो गई। क्योंकि पहले आप में ये ताकत थी कि आप जिसके बारे में काम का बोलती थी उसका काम हो जाता था। अब आप संकेत दे रही हैं कि आप ही की शराब नीति नहीं मानी गई और मुझे लगता है ये सब सेट हो गया था कि शराब नीति जो है वो घोषित कर दी जाएगी मंगलवार को और कैबिनेट की बैठक में भी हो जाएगा। लेकिन राजनीति में सरकार को श्रेय मिलना चाहिए, पार्टी को श्रेय मिलना चाहिए या व्यक्ति को श्रेय मिलना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है। और आप सरकार से कोई निर्णय करा रही हैं और आप किसी मंदिर में बैठ करके उसका श्रेय लेने के लिए यदि राजनीतिक यदि खेला कर रही हैं तो कौन स्वीकार करेगा। मुझे लगता है ये बहुत समझदारीपूर्ण सरकार का निर्णय है कि उनके धरने के कारण जो है उन्होंने कैबिनेट को टाला और जिस नीति को निर्धारित कर लिया था उसको घोषित नहीं किया। क्योंकि एक व्यक्ति को कभी भी संगठन का या सरकार का श्रेय एक व्यक्ति के माथे पर या उसको जो है सेहरा नहीं बांधा जा सकता। इसलिए संगठन का जो निर्णय होना चाहिए तो संगठन ने कराया, शराब के मामले में जो निर्णय हुआ है वो, या फिर सरकार ने निर्णय लिया, जनता के बीच में यही संदेश जाता है, तब राजनीतिक लाभ होता है। कभी भी एक व्यक्ति ने कराया, मैं हीरो हूं और मेरे सामने सारे जीरो हैं, ऐसी स्थिति कोई नहीं बनने देता। तो उमा जी का ये स्टेप जो है राजनीतिक दृष्टि से अपरिपक्व था। मैंने तो आज अपने कॉलम में लिखा है कि वो किसकी सलाह पर ऐसा कर रही हैं, वो खुद के हमने तो उनको नजदीक से देखा। आपको लगता है उनको किसी सलाह की जरूरत है? हाँ, यदि उनको प्रगति करना है तो सलाह की जरूरत है और यदि आत्मघाती निर्णय लेना है तो फिर उनको किसी सलाह की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो जितने निर्णय अपने विवेक से लेती हैं वो 90% आत्मघाती होते हैं। उनको यदि कोई दूसरे व्यक्ति की सलाह मिल जाती है तो अभी उनके साथ के जितने भी लोग हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा कि वो सुनती किसका है। तो मुझे लगता है ये, अब मैं ये तो नहीं कह सकता, बहुत विद्वान हैं वो और बहुत प्रभावशाली हैं, मैं तो उनके सामने अदनासा हूं और ये बात सच है कि मैं कभी उनके साथ रहा था, लेकिन मेरे उन्हीं से इन्हीं विषयों पर मतभेद हुए थे तो जिसके कारण मैं अलग हुआ था। तो वो अस्थिर चित्त हैं और ये अस्थिर चित्त निर्णय है। जिस प्रकार का उतावलापन का निर्णय उन्होंने मुख्यमंत्री का त्यागपत्र देने जैसा लिया था, वैसा का वैसा ही अपरिपक्व निर्णय आजकल ले रही हैं वो। पता नहीं कौन सलाहकार है, यदि हमसे कभी पूछा जाएगा तो हम इस प्रकार के निर्णयों को न लेने की सलाह देंगे, क्योंकि आप सरकार से नहीं टकरा सकते। लेकिन अगर वो ऐसी सलाह मान रही होती लोगों की तो आज ये स्थिति होती नहीं कि उनको किसी मंदिर में या किसी शराब की दुकान में पत्थर फेंकना पड़ता है। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है, हमने देखा मध्य प्रदेश में कई सारे मौतें हुई हैं जहरीली शराब के कारण। तो बेहतर होता उन्हीं के परिवारों से जाकर मिलती, उनको जनता के बीच ले जाती, सामाजिक जन चेतना जागृत करती लोगों के बीच कि देखिए शराब के कारण इन्होंने अपना भाई खोया है, इन्होंने पिता खोया, पति खोया है, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, जो भी रिश्तेदार है खोए हैं। तो शायद एक अच्छा मैसेज जाता। बिहार को लेकर वो कुछ कह देती कि देखिए शराबबंदी वहाँ की गई है, लेकिन जहरीली शराब के कारण जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए मनोज जी, उमा भारती जी सत्ता में नहीं है, सत्ता के बाहर हैं और हमने तो देखा है कि सत्ता से बाहर रहने के बाद जब विपक्षी दल होता है
वो किस तरह से वादे करता है और जब सत्ता में पहुंच जाता है तो मजबूरी बस उन वादों को पूरा नहीं करता है। हम देखते हैं हमारे पड़ोसी राज्य ने शराबबंदी की वादा किया था कांग्रेस ने, तो क्या आकर शराबबंदी कर दी। ये जो मजबूरियां हैं, ये सिर्फ जो वो उमा भारती जी कर रही हैं आज की तारीख में, यदि उनको मुख्यमंत्री होती तो वो क्या करती, या आगे उनको बना दिया जाए कि हाँ आपको बना दिया जाता तो आप कर दोगी क्या? निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि मनोज जी जो शराबबंदी का वादा करके भी आएगा वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य के लिए आर्थिक कहां से आप अर्जित करोगे? आपके पास वैसे साधन और वेट खत्म होने के बिल्कुल बाद संसाधन कहां है आपके पास? तो जो सब सत्ता में बैठते हैं तो मजबूरियां दिखती हैं, वादे खुद करते हैं। हम कांग्रेस को देख लिया हमने, क्या क्या वादे करके आए थे, 15 माह में एक भी वादा पूरा उनका 100% हुआ क्या? बेरोजगारी भत्ते से देने से, यदि सरकार में बैठे थी उस समय, यदि बीजेपी सरकार में नहीं होती, शिवराज जी सरकार में नहीं होती, हो सकता है वो भी वादा कर सकते थे। लेकिन जब कर्ज माफी का वादा हुआ तो क्यों नहीं किया बीजेपी ने? उनको मालूम है जो भी सत्ता में आएगा वो माफी नहीं कर सकता मनोज जी। तो उमा भारती बेहतर तरीके से जानती हैं कि शराब पर लेकर सरकार की क्या क्या मजबूरियां हैं। उनके कहने पर कुछ संशोधन हो गए होंगे, जिस तरह से शर्मा जी भी कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कोई तो बात ऐसी है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया है। तो जो उमा भारती जो चाहती हैं, दरअसल शराब नीति के उनको सुधार उनका मकसद नहीं है, जो मकसद है उनका वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने नाम लिया। निश्चित तौर पर उनका ये मकसद नहीं है कि शराब नीति उनके अनुसार बननी चाहिए, इस तरह से शराब नीति बननी चाहिए, या शराबबंदी की दिशा में प्रदेश को बढ़ना चाहिए। शराबबंदी की दिशा में आप देखिए कि जो आपने भी कहा कि आप उन परिवारों से मिल लेते, तो मकसद होता तब मिलते ना आप उन परिवारों से। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस मामले में आप देखिए विपक्ष भी उनके साथ नहीं खड़ा है। क्यों नहीं खड़ा है? कि वो भी जानता है कि इस मामले में उनके साथ खड़े होने से कोई मतलब, एक तो वो कब पलटी खा जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है, दूसरा ये कि विपक्ष भी शराबबंदी का वादा नहीं कर सकता। यदि वो उमा भारती के साथ खड़ा हो जाए तो क्या वो कह सकते हैं कि हम 2023 में आएंगे तो हम शराबबंदी कर देंगे? तो ये जो मजबूरियां हैं जो सत्ता में रहने के बाद पता चलती हैं और सत्ता के बाहर, उमा भारती का मकसद कुछ और है। वो जो पाना चाहती हैं संगठन से, सरकार से जो उनको उम्मीदें रहती हैं, शर्मा जी जिस तरह से कह रहे थे उनके काम हो जाते हैं, लेकिन वो संगठन से जो उम्मीदें करना चाहती थी, अभी तक वो मध्य प्रदेश के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को मैसेज देना चाहती थी कि मेरा काम कर दीजिए, मुझे कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर लीजिए, मुझे मुख्य राजनीति की मुख्य धारा में आना है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश से उनका वो मकसद नहीं हुआ, सीधी बातचीत वहां से हुई, जिस तरह से उन्होंने नड्डा जी का नाम लिया, क्या वो सीधे उन्हीं को चुनौती दे रही हैं कि आप स्वीकार कीजिए, या तो जो मैं चाहती हूँ वो मेरा पूरा कीजिए, नहीं तो मैं सारी पोलें खोल दूँ। जो खुद कहती हैं वो एक डर्टी पॉलिटिक्स चलती है, या जिस तरह से उनको बदनाम किया जाता है कि किस तरह से आप द रिकॉर्डिंग बातचीत करके, एक तरह से जो पहले भी उन्होंने बोला था जब अडवाणी जी के सामने उनके संवाद हुआ था कि कौन उनको पार्टी में इस तरह, आज भी वही भाषा बोल रही हैं। जब तो जो नेता निशाने पर थे वो तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन आज भी उन्होंने वही दोहराया है कि इस तरह से, तो वो क्या कर रही हैं? तो वो खुद भी देखें ना, वो भी तो वही कर रही हैं कि एक तरह से आप नड्डा जी की जो बातचीत हुई है आपकी, ये तो आप द रिकॉर्ड बातचीत है ना, आप सार्वजनिक रूप से कर रही हैं। तो आप जो काम कर रही हैं वही दूसरा कर रहा है, दूसरों पे आरोप लगाती हैं लेकिन आप खुद करती हैं। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी शर्मा जी। नहीं, मेरी जो जानकारी है बहुत पुष्ट जानकारी है। ये जो उमा जी ने उस समय कहा था या जो किया था कार्य समिति में आडवाणी जी के सामने, तो प्रायोजित पूर्णतया लिखित स्क्रिप्ट थी, पहले से लिखा हुआ था, तय था कि इतना बोलना है। केवल गलती ये हुई थी उसमें एक सेंटेंस अतिरिक्त बोल दिया था कि दादा आप में दम हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके बताओ। ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, जिसके कारण उनके खिलाफ एक्शन लेने का दबाव बन गया। अदरवाइज वो सारी चीजें संघ में भी मान्य थी और भाजपा के बड़े नेताओं में भी मान्य थी। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पर ये बात कह रहा हूँ। लेकिन अब क्या है, अब बार बार जगत प्रकाश नड्डा का नाम लेना, और खासतौर से सोमेश्वर महादेव, क्योंकि अनशन चल रहा है शराबबंदी को लेकर, वो बात मंदिर की कर रही है। तो इसमें क्या संकेत छुपा है कि शायद वो मध्य प्रदेश में मैसेज देना चाह रही है कि देखिए केंद्रीय नेतृत्व तक मुझे इतनी तवज्जो देता है कि अगर मैं कोई कदम उठाती हूँ तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष फ़ोन करते हैं। लेकिन उसी सोमेश्वर महादेव के बाद वो ओंकारेश्वर मंदिर जाती है और वो जाली में बंद नंदी को मुक्त कराती, जालियाँ तोड़वा देती हैं। देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया है। आप जो है एक संगठन के नेता हैं, तो यदि आप संगठन की नीतियों के विरुद्ध आप कोई भी निर्णय लेती हैं, आंदोलन करते हैं या काम करते हैं, तो हाईकमान आपको फोन करके ये संदेश देता है, क्योंकि आप योग्य और प्रभावशाली नेता हैं, तो आपको ये कहता है कि आपको इस रूप में नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब होगी। तो जो आपकी केंद्र में सरकार है,
पुरातत्व विभाग जो आपकी केंद्र सरकार के अधीन आता है और आप वहां इस तरह का यदि राजनीतिक ड्रामा शुरू करेंगे या राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगे तो केंद्र की सरकार के विरुद्ध जाएगा। इसलिए जगत प्रकाश नड्डा जी का ये कहना स्वाभाविक बनता है। आप और हम भी संगठन चलाते हैं, मैं भी एक संगठन का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं, तो हम अपने राज्यों को ये संदेश भेजते हैं कि आपके द्वारा ये किया जा रहा काम हमारे दृष्टि से सही नहीं है। तो ये कहना एक सामान्य नेतृत्व का अंग बनता है। ये कोई बहुत उपलब्धि नहीं है कि आप ऐसा बताते हैं, ऐसा सभी को फोन आते हैं, कोई नया काम नहीं है। बात जब यदि लीक करने वाली बातें होंगी तो मैं ही 20-50 बातें ऐसी लीक कर सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को छद्म जो है क्यों कहा गया था, छद्म हिंदूवादी। यदि कोई मुझसे सार्वजनिक रूप से पूछना चाहे तो मैं बता दूंगा उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और वो जब बैकग्राउंड मालूम चलेगा तो लोग तू करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये जो है कोई विषय नहीं है। हमने कहा था कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है नरेंद्र मोदी को छद्म हिंदूवादी क्यों कहा, तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वो तो अचरज वाला था मनोज जी, मैं सार्वजनिक कर नहीं सकता उसको। तो ये यदि छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आप बड़े बड़ी टिप्पणियां करते हैं और जगत प्रकाश नड्डा ने जरा सा बोल दिया उसके लिए यदि आप ऐसा बोलते हैं, मुझे लगता है ये राजनीति का अच्छा स्वरूप नहीं है। और उमा भारती जैसा व्यक्ति, क्योंकि मैं उनको उनके राजनीतिक चरित्र को जानता हूं, हिंदुस्तान मध्य प्रदेश में उमा भारती ही एक ऐसी नेता हुई हैं उस जमाने में जो वोट शिफ्ट कराने की ताकत रखती थी। आज है कि नहीं मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं संपर्क में नहीं हूं। चूंकि वोट शिफ्ट की आपने बात की तो एक ये जो इनकी प्रतिक्रिया हो रही है वो शायद इसका एक दर्द ये भी छुपा होगा, जब उन्होंने लोधी वोटरों को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद लोधी समाज के अंदर से भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई थी जिसने उमा भारती का समर्थन कर दिया कि नहीं दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं और हम तो शायद एक पीड़ा ये भी रही होगी। मनोज जी एक बात आप समझिए, भाई लोधी समाज का पर्याय थोड़ी ना उमा भारती, नहीं वो तो मान के चलती है ना। मेरी बात मेरा एक मिनट एक बात पूरी हो जाए। तो आप देखिए कि यदि हम उत्तर प्रदेश में नजर डालते हैं तो कल्याण सिंह जी का परिवार जो है वो लोधियों में सर्वोपरि माना जाता, महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे जो है सांसद, थोड़ा नाम मिस करता हूं मैं उनका, मैं बार बार उनका नाम भूल जाता हूं, है प्रहलाद पटेल। नहीं, प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश वालों की बात कर रहा हूं जो साधु भी हैं और सांसद हैं। तो उनने वो भी जो है लोधी समाज से ही आते हैं। प्रहलाद पटेल जी जो है वो प्रभावशाली हैं, युवा और ऐसे प्रतिभा संपन्न की पूरा समाज जो है उनको पसंद करता है। उमा जी को पसंद करता है। मैं उमा जी की योग्यता पर मैं सवाल नहीं उठा रहा और समाज में उनके प्रभाव को कम नहीं मांग रहा हूं मैं, लेकिन आप ये कह देंगे कि आप वोट मत दीजिए तो आपके कहने से कोई वोट नहीं देगा, ऐसा क्यों मानना चाहिए। एक दौर था जब राजनीति में उमा जी ही ऐसी नेता थी जो अपने समाज के वोट शिफ्ट करा सकती थी, लेकिन जब से उन्होंने भाजपा के साथ बगावती बातें प्रारंभ की है, समाज को भी अपने अस्तित्व के लिए सोच समझ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो शर्मा जी आपको नहीं लगता कि यदि पार्टी तो उमा भारती जी को बेहतर तरीके से समझती है और नेता भी जानते होंगे कि वो क्या चाहती हैं, अब आम जनता भी समझने लगी उनको, जिस तरह से वो आंदोलन करती हैं, वापस ले लेती हैं कि जन जागरूकता अभियान चलाऊंगी फिर नहीं चलाती हैं, तो लोग भी तो समझने लगे होंगे ना। नहीं देखिए, आंदोलन, ब्रजेश जी मैं बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूं, मैं कोई उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना मैं उनके विरोध में हूं। आंदोलन चलाना एक अलग सब्जेक्ट है। देखिए आंदोलन चलाने के लिए आंदोलन जीवी होना पड़ता है कि आपने झोला उठाया इसी काम के लिए लगे रहे। उमा भारती जी इस टाइप की नेता नहीं है, वो एक प्रकार का संदेश देकर के आगे बढ़ जाती है और उनके अनुयायी बड़े लंबी संख्या में उनकी है। पूरे मैं समझता हूं कि उसमें उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड बड़े समर्थक हैं उनके, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन हमें दो चीजें समझना पड़ेगी। आप कर रहे हैं समाज सुधार के लिए तो आपका समाज सुधार में लोग साथ देंगे। यदि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए करते हैं तब लोग साथ नहीं देंगे। और हमें मालूम है कि कपूरचंद गवारा जैसा व्यक्ति जो है इन्हें विधानसभा का उपचुनाव हरा देता है। तो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। राजनीति जैसी होती है। और एक मैं बहुत सामान्य व्यक्ति होने के नाते भी एक टिप्पणी कर सकता हूं, सामान्य पत्रकार होने के नाते भी एक टिप्पणी कर सकता हूं कि यदि आप राजनीति कर रहे होते हैं तब आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि सामने वाले जो है वो भड़बूजे की दुकान लगा करके नहीं बैठे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। आप जिस शिवराज सिंह चौहान को मेरा बेटा चुरा के ले गया सत्ता का वो कह रहे थे, और उस शिवराज सिंह चौहान ने आपको केवल मध्य प्रदेश से बाहर निकाल करके एक छोटे से क्षेत्र के लिए सीमित कर दिया। आज आप फिर से उसी व्यक्ति के सामने राजनीति करने जा रहे हैं। उसको हराने के लिए आपको केंद्र के और संघ के सपोर्ट की जरूरत थी। आप केंद्र से बुराई ले रहे हैं, तो ये राजनीति का कौन सा चरित्र है, कौन सा स्वरूप है जिसको हम कर रहे हैं। हम कभी भी राजनीति में, ब्रजेश जी, मनोज जी, कभी भी राजनीति में सब लोगों से शत्रुता नहीं लेते।
जिस व्यक्ति के साथ हमें पॉलिटिक्स करना है उसके बाकी उनके साथ के लोगों को भी मित्र बनाना पड़ता है, तब जाकर के किसी को हम निपटा पाते हैं। आप ऐसे कैसे निपटा देंगे भाई? जो आप बताइए। और राजनीति में तो जिसको निपटाना हो उसको भी सार्वजनिक रूप से मित्रता ही दिखानी पड़ती है। कैलाश विजयवर्गीय जैसा आदमी जो मालवा का शेर माना जाता है, एक एक कार्यकर्ता की मदद करने वाला है, वो ठिकाने बैठ गया भाई। वो आज जो है किसी को चुनौती देने के लायक नहीं बचा। तो उमा भारती जी का तो राजनीतिक अस्तित्व बहुत प्रभावित हो चुका है। और एक आप देखिए, आपने सुषमा स्वराज की भांति ये कहने की कोशिश की कि सुषमा जी चुनाव नहीं लड़ रही थी लोकसभा का, उन्होंने कह दिया था मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपने भी इमीडिएट कह दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूं। आपको किसने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपको जनता जिताना चाहती है। आज आप लोकप्रिय हो, आप किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ती हो, क्योंकि मैंने ये देखा कि 2-2, 3-3 राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ने की कैपेसिटी अटल जी वगैरह में हुआ करती थी। आज कहां है किसी नेता में? आप जाओगे वायनाड जाओगे तो आपको एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र ढूंढोगे तभी जीत सकते हो। यदि सामान्य सीट से राहुल गांधी जी लड़ लेते तो हार जाते। मध्य प्रदेश के किसी सीट से लड़ा दीजिए उनको, कठिन हो जाएगा उनके लिए चुनाव लड़ना। तो राजनीति में अब वो बातें नहीं बची। एक उमा जी ही ऐसा व्यक्तित्व था जो चरखारी से भी जीतती हैं, वो जो है यहाँ से भी जीतती हैं। तो इसलिए उनकी एक ताकत, झांसी से भी जीतती हैं, चरखारी से भी जीतती हैं, खजुराहो से भी जीतती हैं, भोपाल से भी जीतती हैं, अदर लोकसभा से भी जीतती हैं। तो उमा जी का जो एक व्यक्तित्व है वो अलग किस्म का है। अब आपको ये तय करना है कि आप उसी व्यक्तित्व को लेकर चलना चाहते हैं कि जो आपके बारे में लोगों की अवधारणा बनी है, या कोई आप नया सृजन करना चाहते हो। तो ब्रजेश जी, लग रहा है कि आपको कि नया सृजन करते नजर आ रही उमा भारती, या आज की तारीख में वो कैपेसिटी बची है कि अगर पार्टी उनको टिकट ना दे तो वो कहीं से भी चुनाव लड़के जीत के संसद में, विधानसभा में जाने की हैसियत है? मुझे लगता है जो शर्मा जी कह रहे हैं मनोज जी, कि उमा भारती खुद के बारे में आकलन करने में हमेशा गलती कर जाती हैं। वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहती हैं, जिस तरह उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दिया था, या वो ये जानती है कि जिस तरीके से उन्होंने भाजस बनाई थी कि वो तो तख्ता पलट कर देंगी। तो मुझे लगता है वो गलतियों से उनको सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि हाँ इस वजह से देखिए कि मेरे क्या नुकसान हुआ। अब वही दौर आप याद रखोगे कि मेरा ये जलवा था मध्य प्रदेश में कि 2003 से पहले कि मैं ही सत्ता में लेकर आई थी, या मैं कहीं से भी लड़के चुनाव लड़ सकती हूँ, जीत सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे हम देखते हैं कि राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, बड़े बड़े अटल जी जैसे नेता हार गए हैं मनोज जी। बिल्कुल। तो चुनावी लोकतंत्र में है ये पारा उतरता जाता है। आज हम भले ही कहें कि मोदी जी का पारा ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन ये भी कभी ना कभी उतरेगा। तो ये उतार चढ़ाव राजनीति में चलता है। तो शायद उमा भारती जी ये भूल गई कि जो दौर उनका था वो उसी दौर में जी रही हैं। वो वर्तमान में नहीं जीना चाहती, वर्तमान के अनुसार काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, वरना जिस तरह से वो पहले भी गच्चा खा चुकी हैं, आगे भी गच्चा खाएंगे। अब वो परिस्थितियां नहीं है। जो शर्मा जी भी कह रहे हैं, आपने भी कहा कि राजनीति में बहुत कुछ बदलाव हो गया, दौर बदल गए। ना वो उमा भारती बची हैं, ना वो भाजपा बची है, और ना ही वो उस तरह की राजनीति बची है, और ना ही उस तरह का उनका दौर बचा है उमा भारती का। बिल्कुल। तो अभी हमारे पास अब समय भी नहीं बचा है, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती प्रयास कर रही हैं उमा भारती चुनौती देने का, लेकिन बदलते दौर की भाजपा है ये। हमने अभी हश्र देखा तमाम सारे नेताओं का, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मेनका गांधी, वरुण गांधी जैसे जिनके पीछे गांधी जुड़ा हुआ, उनका हश्र भी हम देख रहे हैं। और बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं है कि जो उंगली कटाकर शहादत का दर्जा दे देगी। वो इसी तरह से उमा भारती को छोड़े रखेगी, और उमा भारती के ऊपर है कि वो क्या ये टकराव लगातार बढ़ाती रहेंगी, या अतीत की गलतियों से सबक लेकर कुछ नई राह पकड़ेंगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।